बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स के बारे में कि एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स क्या होती हैं, और उसके अलावा हमने एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स की क्लासिफिकेशन के बारे में भी पढ़ लिया था। तो आज हम ऐसे करते हैं, हम कोई एक क्लास लेते हैं एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स की और उसको फिर हम फर्दर आगे उसकी डिटेल पढ़ते हैं, उसका मोड ऑफ एक्शन पढ़ते हैं, उसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि वो किस तरह से जाके बैक्टीरिया की इनहिबिशन को रोकती है। तो हम एक ड्रग लेते हैं, पहली ड्रग है जी क्यूनोलोन एंटीबायोटिक्स। कौन सी ड्रग है? क्यूनोलोन एंटीबायोटिक। ठीक हो गया जी। क्यूनोलोन एंटीबायोटिक्स होती क्या है? ठीक है, वाइडली यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इन्फेक्शंस। क्या होती हैं ये? वाइडली यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इन्फेक्शंस, यानी इन्फेक्शन काज होते हैं ना, जो क्रिएट होते हैं, इन्फेक्शन जो होते हैं बैक्टीरिया की वजह से, उनको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग यूज होती हैं उनमें से एक क्लास या एक ग्रुप है ड्रग्स का, वो कौन सा है? क्यूनोलीन है। उसके अलावा बिलोंग्स टू फैमिली कंटेनिंग अ बाईसाइक्लिक कोर स्ट्रक्चर। बिलोंग टू फैमिली, क्यूनोलीन एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है, बिलोंग टू फैमिली कंटेनिंग बाईसाइक्लिक कोर स्ट्रक्चर, यानी दो साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं इसके, दो साइकिल होते हैं, टू रिंग होते हैं इसके बेसिक स्ट्रक्चर में। किसके भला? क्यूनोलोन के। रिलेटेड टू कंपाउंड 4 क्यूनोलोन। किससे रिलेट करते हैं? रिलेटेड टू कंपाउंड 4 क्यूनोलोन कि 4 क्यूनोल, मैं अभी आपको इसका स्ट्रक्चर भी बताता हूँ। 4 क्यूनोलोन कंपाउंड है, उससे इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? मिलता जुलता होता है। ठीक हो गया। फर्स्ट क्यूनोलोन एंटीबायोटिक इज नैलीडिक्सिक एसिड। फर्स्ट क्यूनोलोन एंटीबायोटिक्स इज नैलीडिक्सिक एसिड। नैलीडिक्सिक एसिड क्या थी? फर्स्ट क्यूनोलोन एंटीबायोटिक थी, यानी इस क्लास की जो पहली एंटीबायोटिक थी वो कौन सी थी? नैलीडिक्सिक एसिड, एंड वाज रिपोर्टेड इन 1962। वाज रिपोर्टेड इन 1962। ठीक हो गया जी। उसके बाद अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्यूनोलोन का। तो ये 2 बाईसाइक्लिक रिंग होते हैं, इसमें क्या होते हैं? 2 बाईसाइक्लिक रिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल इधर बना लेते हैं इसको, ज़रा इसको मैं मिटा देता हूँ। क्यूनोलोन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम कैसा होता है। 2 बाईसाइक्लिक रिंग होते हैं, एक ये रिंग है और उसके साथ एक ये रिंग हो गया। ठीक हो गया जी। अब इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, और इधर भी क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड होता है, यहाँ एसिडिक ग्रुप होता है, CO2H होता है। ठीक है जी। उसके बाद N के साथ क्या होता है? यहाँ कोई R ग्रुप होता है, R1। क्या होता है? यहाँ कोई R ग्रुप होता है, R1। और X के साथ भी क्या होता है? कोई R ग्रुप होता है, फॉर एग्जाम्पल R2 हो गया। ठीक हो गया जी। और इधर भी क्या होता है? कोई R ग्रुप होता है, इसको R3 का नाम दे दें आप। ठीक हो गया जी। उसके बाद इधर भी एक R ग्रुप होता है, इसको आप R4 का नाम दे दें। और इधर भी एक कोई R ग्रुप होता है, ये क्या होता है? इसको R5 का नाम दे दें। ये क्या है जी? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्यूनोलोन है। ये क्या है? बेसिक स्केलेटल स्ट्रक्चर है किसका? क्यूनोलोन का। ठीक है। अब इसमें क्या है? इसमें सब्सटीट्यूशन चेंज हो सकती हैं। R ग्रुप डिफरेंट हो सकता है, X डिफरेंट हो सकता है, R2 डिफरेंट हो सकता है, R3 डिफरेंट हो सकता है, R4 डिफरेंट हो सकता है, R5 डिफरेंट हो सकता है। तो इस बुनियाद पे, इस बेस पे हम डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लगा के वैरायटी पैदा कर सकते हैं क्यूनोलोन एंटीबायोटिक में। मतलब हम डिफरेंट किस्म की मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब अगर हम इसकी एग्जांपल्स देख लें, क्यूनोलोन की एग्जांपल्स देख लें, तो वो एग्जांपल
कौन कौन सी है? पहली है जी सिप्रोफ्लॉक्सासिन। कौन सी है? सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक हो गया जी। उसके बाद दूसरी इसकी एग्जांपल है ओफ्लॉक्सासिन। ऑफ्लॉक्सासिन, ठीक है जी। ये क्या है? दो ड्रग्स हैं जो आमतौर पर यूज़ होती हैं और वो किस फैमिली से बिलोंग करती हैं? वो क्यूनोलोन एंटीबायोटिक की फैमिली से बिलोंग करती है। उसके अलावा इसकी एक और ड्रग है फ्लोरोक्यूनोलोन। कौन सी? फ्लोरोक्यूनोलोन। फ्लोरोक्यूनोलोन, ये भी क्या है? एक ड्रग है, ठीक है, जो क्या होती है? आमतौर पे यूज़ होती है टू किल एंटी बैक्टीरियाज, ठीक हो गया जी। अब उसके बाद हम देखते हैं इसका मोड ऑफ एक्शन। क्यूनोलोन का मोड ऑफ एक्शन क्या है कि ये किस तरह से रिएक्ट करती है और किस तरह से जाके ये इनहिबिशन रोकती है बैक्टीरिया की। तो इसका मोड ऑफ एक्शन पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ बैक्टीरिया में सिंथेसिस होती कैसे है, मतलब बैक्टीरिया का जो डीएनए वो किस तरह से सिंथेसाइज करता है। तो उसके बाद फिर हम इसके मोड ऑफ एक्शन की तरफ बढ़ेंगे और हम उसको लिखेंगे। तो आपको बताता चलूँ कि बैक्टीरिया में ना एक सर्कुलर डीएनए होता है। क्या होता है? बैक्टीरिया में एक सर्कुलर डीएनए होता है और उस सर्कुलर डीएनए में क्या होता है? डबल हेलिक्स होता है। इसको साथ साथ हम बनाते जाते हैं। मोड ऑफ एक्शन किसका वाला? क्यूनोलोन एंटीबायोटिक का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, ये इसके अंदर क्या है? हमारे पास सर्कुलर डीएनए है बैक्टीरिया का। क्या है इसके अंदर? हमारे पास सर्कुलर क्या है? डीएनए बैक्टीरिया का, सर्कुलर डीएनए, ठीक हो गया जी। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं। अगर हम इसको ज़रा सर्कुलर डीएनए को ज़रा जूम करके देखें तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। क्या है ये? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ऐसे डीएनए का जिस तरह से स्ट्रक्चर होता है ना, ये भी क्या है? डबल हेलिकल। इसमें ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई पड़ी है इधर, ठीक है जी। ये क्या है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है? डीएनए हेलिकेज होता है। क्या होता है? इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर डीएनए हेलिकेज होता है। डीएनए हेलिकेज का काम क्या होता है? हमने ये बायोकेमिस्ट्री में इन डिटेल पढ़ी हुई है, ठीक हो गया। कि डीएनए हेलिकेज क्या करता है? इसमें रेप्लिकेशन फॉर्क बनाता है और इसको ओपन करता है। पहले हम डीएनए हेलिकेज ऐसे शो कर लेते हैं कि ये स्ट्रक्चर है, इसमें ये ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक हो गया जी। और इसके बाद इसमें इधर क्या होगा? एक डीएनए हेलिकेज है। ये ग्रीन से मैं लिख रहा हूँ। ये क्या? डीएनए हेलिकेज। क्या ये? डीएनए हेलिकेज एंजाइम है, ठीक है जी। डीएनए हेलिकेज करता क्या है? इसका एक्शन क्या होता है? ये यहाँ से इसको रिंग ओपन कर देता है, यानी ये डबल स्टैंड है, इसको रिंग को ये ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ता है और दो सिंगल स्टैंड बना देता है। क्यों दो सिंगल स्टैंड बनाता है? ताकि इनके सामने ये एक टेम्पलेट के तौर पे एक्ट करे और इन दोनों के सामने एक एक नया स्टैंड बन जाए और उससे क्या होगी? डीएनए की सिंथेसिस होगी, डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, ठीक है। तो इसका काम क्या है? अब हम इसका काम देख लेते हैं डीएनए हेलिकेज का। तो इसका काम ये होता है कि ये डबल स्टैंड है, तो ये इस तरह से ओपन कर देता है ऐसे। ग्रीन से इसको मैं लिखता हूँ कि ये डीएनए हेलिकेज ने क्या कर दिया? ये ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट बना दिया। क्या बना दिया? ये ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट बना दिया ऐसे, यानी इसने इस तरफ खोल दिया और इस तरफ, मतलब इस तरफ भी खोल दिया और इस तरफ भी खोल दिया। ये जो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर था उसको इसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़कर ओपन कर दिया, ठीक हो गया जी। अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आएगा। डीएनए पॉलीमरेज आएगा। डीएनए पॉलीमरेज कहाँ एक्ट करता है? अब हम वो देख लेते हैं आगे फर्दर। इसको मैं बल्कि ऊपर लिख देता हूँ डीएनए पॉलीमरेज के काम को।
डीएनए पॉलीमरेज, ये जो ओपन स्ट्रक्चर हुआ है इसका, यानी ये एक ऐसे और एक इस तरह से है, ठीक हो गया। उसके बाद इधर इसमें कॉइलिंग है ऐसे। तो डीएनए पॉलीमरेज एक इधर अटैच होगा और एक इधर अटैच होगा। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, डॉटर स्ट्रैंड, मतलब ये क्या है, पेरेंट स्टैंड है और उसके सामने डॉटर स्टैंड बनाएगा, यानी इसके सामने एक स्टैंड और इसके सामने एक स्टैंड, यानी दोनों के सामने। ये मतलब पहले डबल स्टैंडर्ड था, इसको खोल दिया, सिंगल सिंगल हो गए। अब इसके सामने एक नया स्टैंड बनेगा और इसके सामने ऐसे एक नया स्टैंड बनेगा और इसके सामने एक ऐसे नया स्टैंड बनेगा। ये काम कौन करवाएगा, ये वाला काम करवाएगा डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन जब ये वाला काम होगा तो मैं अब इसको मिटा रहा हूँ, अब इसको इधर से ऐसे मिटा रहा हूँ मैं, आपने जब बना लेना है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है जी। अब क्या होगा, जब ये सिंथेसिस होगी तो इस दौरान सुपर कॉइलिंग होगी। क्या होगा, इस दौरान सुपर कॉइलिंग होगी। सुपर कॉइलिंग कैसे होगी, सुपर कॉइलिंग का मतलब है जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे ये ऊपर वाला पोर्शन ऐसे खुलेगा ना, कि ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन, मैं रेड से ही दिखा रहा हूँ कि ये वाला जो ऐसे ऊपर वाला पोर्शन है ये ऐसे खुल गया है, लेकिन ये जो नीचे वाले हैं ना, ये इनकी जो कॉइलिंग है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ऐसे इंटेंस कॉइलिंग हो जाएगी। जैसे कोई रस्सी होती है, उसके दो पोर्शन होते हैं रस्सी के, ठीक हो गया। डोरी के ऐसे ना दो पोर्शन होते हैं, ठीक हो गया। तो आप जब इनको ऐसे खोलते हो ना तो नीचे बहुत ज़्यादा ऐसे कॉइलिंग हो जाती है, तो इसको कहते हैं सुपर कॉइलिंग। तो ये कौन सी है, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। तो इस सुपर कॉइलिंग को ख़त्म करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए एक एंजाइम होता है, उसका नाम है टोपोआइसोमरेज 2 या डीएनए गायरेज। क्या नाम होता है उसका, डीएनए गायरेज या टोपोआइसोमरेज 2। आम अक्सर बुक्स में नाम जो यूज़ किया गया वो है डीएनए गायरेज, जायरेज भी कहते हैं, ठीक है, या टोपोआइसोमरेज 2, ठीक है। ये एक एंजाइम है, ये क्या करता है, ये इस सुपर कॉइलिंग को ख़त्म करता है और इसको क्या करता है, रिलैक्स कर देता है। क्या कर देता है, इसको ऐसे रिलैक्स कर देता है। जो ये पहले क्या हुई पड़ी थी यहाँ, सुपर कॉइलिंग, इसकी ओपनिंग की वजह से, तो क्या होगा, टोपोआइसोमरेज इसके ऊपर एक्ट करेगा और इसको कहते हैं ये नेगेटिव सुपर कॉइलिंग कर देगा। क्या कर देगा, ये नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, यानी पॉजिटिव थी जो नेचुरली है, लेकिन एक एंजाइम है उसने क्या किया, पॉजिटिव नेगेटिव सुपर कॉइलिंग की, और इसकी जो सुपर कॉइलिंग हुई थी, सुपर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, जैसे नहीं कहते सुपर हिट, यानी बहुत ज़्यादा हिट हुई है कोई मूवी है, तो इसी तरह से ये सुपर कॉइलिंग का मतलब है बहुत ज़्यादा कॉइलिंग हो गई है। तो इसको रोकने के लिए नेगेटिव सुपर कॉइलिंग का काम करता है डीएनए गायरेज, ठीक हो गया। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, तो ये डीएनए गायरेज जब इसके ऊपर एक्ट कर लेगा तो ये इस तरह से दो डॉटर सेल बन जाएंगे, मतलब सर्कुलर डीएनए बन जाएंगे, एक से दो डीएनए बन गया ऐसे, ठीक हो गया। जैसे पहले एक था ना, लेकिन ये आपस में क्या है, दोनों इंटरलिंक्ड है। क्या है, दोनों इंटरलिंक्ड है, यानी ये क्या बन गए, 2 सर्कुलर डीएनए बन गए एक डीएनए से, किसके भला, बैक्टीरिया से, ठीक है। उसके बाद एक और एंजाइम होता है, उसका नाम होता है टोपोआइसोमरेज 4, टोपोआइसोमरेज 4। ये क्या करता है, ये इंटरलिंक्ड होते हैं और इन दोनों को अलग-अलग कर देता है, यानी एक ये वाला प्लस इसके साथ एक ये वाला, ये मानी दोनों, यानी एक डीएनए से दो सर्कुलर डीएनए बन गए, ये होगी रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन बैक्टीरिया, ठीक हो गया। लेकिन ये तो फॉर एग्जाम्पल कोई बैक्टीरिया है, वो हमारे अंदर इन्फेक्शन काज कर रहा है। वो इन्फेक्शन कैसे काज कर रहा है कि वो रेप्लिकेशन कर रहा है, यानी एक डीएनए से दो डीएनए उसने सर्कुलर बना दिए, यानी एक ये वाला और एक ये वाला। तो हमने क्या करना है, इसकी रेप्लिकेशन को रोकना है, इसकी सिंथेसिस को रोकना है। तो उसको रोकने के लिए हम कौन सी ड्रग यूज़ कर रहे हैं, हम क्यूनोलोन एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं। कौन सी, क्यूनोलोन एंटीबायोटिक। तो क्यूनोलोन एंटीबायोटिक दो जगह पे जाके क्या करती है, एक्ट करती है और उनको क्या कर देती है, पहली जो जगह है वो डीएनए गायरेज के साथ लिंक हो जाती है। क्या हो जाती है वो, डीएनए गायरेज के साथ, ठीक है। यहाँ आके क्या करती है, एक्ट करती है क्यूनोलोन, ठीक हो गया।
किसके ऊपर, डीएनए गायरेज के ऊपर एक्ट करती है और इसकी नेगेटिव सुपर कॉइलिंग नहीं होने देती। क्या करती है ये, अवॉइड्स नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, यानी नेगेटिव सुपर कॉइलिंग नहीं होने देती। कौन सी चीज़ भला, क्यूनोलोन। एक तो जब ये नेगेटिव सुपर कॉइलिंग नहीं होगी तो ये जो बहुत ज़्यादा सुपर कॉइलिंग हुई रहेगी इसमें, तो ये जो डीएनए का जो स्ट्रैंड है डीएनए, ये क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, डेथ हो जाएगी इसकी, और ये आगे फर्दर सिंथेसाइज नहीं होगा। जब सिंथेसाइज नहीं होगा तो बैक्टीरिया किल हो जाएंगे और इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। हाँ, अगर कोई इधर से बच जाता है तो जो दूसरी जगह है जहाँ क्यूनोलिन आके एक्ट करती है वो है टोपोआइसोमरेज 4। कौन सा है वो, टोपोआइसोमरेज 4। ये भी क्या है, साइट फॉर अटैक ऑफ क्यूनोलोन, यानी क्यूनोलोन यहाँ भी आके अटैक कर देती है। ठीक हो गया। अगर कोई यहाँ से बच जाए तो यहाँ अटैक हो जाएगा तो 2 सर्कुलर डीएनए बन जाएंगे, लेकिन ये क्या होंगे, इंटरलिंक्ड होंगे। क्या होंगे ये, इंटरलिंक्ड होंगे। जब इंटरलिंक्ड होंगे तो एक दूसरे से ये अलहदा नहीं होंगे। जब अलहदा नहीं होंगे तो यहाँ से 2 जो डॉटर डीएनए के स्ट्रैंड है वो नहीं बनेंगे। जब अलहदा नहीं होंगे तो यहाँ बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी, बैक्टीरिया किल हो जाएगा, और इस तरह से क्या होगा, हमारा जो इन्फेक्शन है उससे हमें छुटकारा हासिल हो जाएगा, हम इन्फेक्शन से बच जाएंगे। दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, क्यूनोलोन एंटीबायोटिक 2 जगह पे एक्ट करती हैं। ये क्या करती हैं, सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया को रोकती हैं। पहली जगह क्या है, ये टोपोआइसोमरेज 2 को नेगेटिव सुपर कॉइलिंग नहीं करने देती, यहाँ आके अटैक कर देती है। दूसरी जगह क्या है, ये टोपोआइसोमरेज 4 के ऊपर आके अटैक कर देती है और जो इंटरलिंक्ड होते हैं डीएनए के 2 सर्कुलर स्ट्रैंड उनको अलहदा नहीं होने देती। इस तरह से बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या हो जाती है, रुक जाती है। ये क्या था, मोड ऑफ एक्शन ऑफ क्यूनोलोन एंटीबायोटिक्स। ठीक हो गया जी। ये जो भी था मैंने आपको समझा दिया है, आपने इसको इन डिटेल अच्छी तरह से देख लेना है। अगर आपके पेपर में कोई क्वेश्चन आता है तो आपने इसी तरह से डायग्राम बना के ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। ठीक हो गया जी। अब हम इसकी ज़रा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन सी डिजीज़ेज़ हैं जिनके लिए ये वाली एंटीबायोटिक हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, अगर हम ये मोड ऑफ एक्शन लिखवाने की अब ज़रूरत नहीं है, मैंने डायग्राम बना दी है, आपने इसको अपने अल्फाज में लिख लेना है। वैसे मैं साथ साथ बोलता रहा था, ठीक है, आपने ये चीज़ें नोट कर लेनी है। अब देखते हैं इसकी एब्जॉर्प्शन कैसे होती है और एक्सक्रीशन कैसे होती है, यानी इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है। ठीक हो गया। तो हेडिंग दे देंगे एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन, यानी ये एक्सक्रीशन कैसे होती है इसकी, और इसकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन कैसे होती है। ठीक हो गया। हमने कोई ड्रग ली है, वो बॉडी में एब्जॉर्ब कैसे हुई और एक्सक्रीट कैसे हुई। ठीक है। तो पहली चीज़ अब देख लेते हैं हम इसकी एब्जॉर्प्शन। रैपिडली एंड ऑलमोस्ट कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। रैपिडली यानी ओरली, आपने रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़े होंगे। रैपिडली एंड completely absorbed after oral administration। ठीक होगा जी। जब मतलब ओरली हम लेते हैं, यानी मुंह के हम माउथ के थ्रू लेते हैं कोई टैबलेट की फॉर्म में, कैप्सूल की फॉर्म में, तो ये रैपिडली और कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक हो गया। और वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है बॉडी टिश्यूज़ में। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी, वाइडली डिस्ट्रीब्यूट इन बॉडी टिश्यूज़। बॉडी टिश्यूज़ में ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और इसकी जो हाफ लाइफ है वो 3 to 4 आवर्स है। इसकी हाफ लाइफ है जी 3 to 4 आवर्स। हाफ लाइफ ये होती है कि 3 to 4 आवर्स के बाद इस मेडिसिन का इफेक्ट हाफ रह जाएगा बॉडी में। इसकी हाफ लाइफ कितनी है, 3 to 4 आवर। हाफ लाइफ का मतलब ये होता है कि 3 to 4 आवर्स के बाद ये जो मेडिसिन है इसका इफेक्ट बॉडी में हाफ रह जाएगा। ठीक है जी। ये तो होगी इसकी एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। उसके बाद अब हम देख लेते हैं इसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस कि क्लिनिकली ये किस तरह से इम्पोर्टेंट है।
क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में कुछ डिजीजेज हैं। फॉर एग्जांपल पहला है जी यूटीआईज, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूटीआईज यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कोई यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो गया तो उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं एज एन एंटीबायोटिक। आरटीआईज का मतलब है जी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इनमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एसटीआईज का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिट हो जाते हैं, उनकी ट्रीटमेंट के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लास्ट डिजीज़ कौन सी है? ट्यूबरक्लोसिस, उसके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये क्या था जी, हमने एक क्लास पढ़ ली क्यूनोलिन ड्रग्स की, ठीक है जी, ये किस तरह से एक्ट करती है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। उसके अलावा आपके पास एक बुक है लिपनकॉर्ट, उस बुक में भी इसके बारे में इन डिटेल बताया गया। तो टाइम को देखते हुए मैंने आपको जो मेन चीज़ें हैं वो डिस्कस कर ली हैं। जो चीज़ समझाने वाली थी मोड ऑफ एक्शन वो समझा दिया, ठीक है। बाकी आप लोगों ने उस बुक से भी पढ़ लेना है इसको, ठीक है। और कोई चीज़ नहीं समझ आएगी तो फिर आप वो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो हम अगली क्लास अब स्टार्ट करते हैं सल्फोनामाइड्स की ड्रग की, ठीक हो गया जी। ये क्या थी? क्यूनोलिन एंटीबायोटिक। अब हम अगली क्लास स्टार्ट करते हैं, वो है जी सल्फोनामाइड्स। ठीक है जी। सल्फोनामाइड्स क्या होती हैं? लार्ज ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स दैट आर स्ट्रक्चरली एनालॉगस टू पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। क्या होते हैं? हेडिंग दे दें, सल्फोनामाइड, एंटीबायोटिक। सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक क्या होते हैं? ये स्ट्रक्चरली एनालॉग होते हैं पैबा के। क्या होते हैं? स्ट्रक्चरली एनालॉग होते हैं पैबा के। पैबा क्या है? पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, ठीक है जी। अब ये भी एक वाइड क्लास है एंटीबायोटिक की। सॉरी, ये किस तरह से रिएक्ट करते हैं हम इसको देखते हैं। ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर, नहीं आपने पढ़ा एंजाइम में, कम्पिटिटिव इनहिबिटर किस तरह से एंजाइम की वो ग्रोथ को रोक, मतलब एंजाइम को किस तरह से वो ब्लॉक करते हैं उसकी एक्टिव साइड को। कम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होते हैं? उनकी शेप मिलती जुलती होती है एंजाइम के साथ। क्या होती है? उनकी शेप एंजाइम के साथ मिलती जुलती होती है, जबकि जो एंजाइम की एक्टिव साइड है वो ये समझती है कि ये वाला असल जो हमारा सबस्ट्रेट है वही है, लेकिन वो उसका असल सबस्ट्रेट नहीं होता। वो क्या होता है? उसकी शेप में उससे मिलता जुलता होता है, ठीक है। तो वो उसके अंदर फंस जाता है, स्ट्रक हो जाता है उसकी एक्टिव साइड के अंदर एंजाइम की। तो इस तरह से क्या होता है? एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाती है? ब्लॉक हो जाती है। यही काम है सल्फोनामाइड का। सल्फोनामाइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो मैं देख लेता हूँ पहले आपको, ये पढ़ने से पहले। ये किसका एनालॉग होता है? पैबा का। पैबा क्या है जी? पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, COOH NH2। ये क्या है? पैबा। पैबा क्या है? पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। पैबा क्या होता है? पैबा प्रिकर्सर है फॉर द सिंथेसिस ऑफ फोलिक एसिड। जब बैक्टीरिया की सिंथेसिस होती है ना, मतलब बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, तो एक इंटरमीडिएट बनता है, फोलिक एसिड बनता है इनमें। और फोलिक एसिड बनाने के लिए पैबा स्टार्टिंग मटेरियल होता है। तो ये जो सल्फोनामाइड है ये क्या करते हैं? ये पैबा की जगह जाके अटैच हो जाते हैं प्रिकर्सर के स्टार्टिंग मटेरियल के साथ। तो वो असल में तो पैबा है, लेकिन ये क्या है? पैबा से शक्ल में मिलते जुलते हैं। तो जब ये उसके साथ अटैच हो जाते हैं तो बैक्टीरिया सिंथेसाइज नहीं कर पाता। ये अब सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ।
S डबल बॉन्ड O NH2। ठीक हो गया जी। ये क्या है? सल्फोनामाइड। क्या है ये? सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड अब क्या है? पैबा से मिलता जुलता स्ट्रक्चर है। असल जो फोलिक एसिड सिंथेसिस करने के लिए जो कंपाउंड चाहिए वो कौन सा है? वो असल कंपाउंड वो पैबा है, ये वाला। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जो ड्रग देते हैं उसके अंदर क्या है? ये असल है, ओरिजिनल। लेकिन जो हम ड्रग देते हैं उसमें क्या है? पैबा से मिलता जुलता स्ट्रक्चर है सल्फोनामाइड का। तो जब हम ड्रग देते हैं तो सल्फोनामाइड बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है, तो वो पैबा की जगह वो अटैच हो जाती है। जब पैबा की जगह सल्फोनामाइड अटैच हो जाएगी तो फोलिक एसिड सिंथेसाइज नहीं होगा। जब फोलिक एसिड सिंथेसाइज नहीं होगा तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा। जब बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा तो उसकी मतलब एक्टिविटी कम हो जाएगी और वो खुद किल हो जाएगा, वो फर्दर ग्रो नहीं होगा और जो इन्फेक्शन होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो हम अगर इसके बारे में स्टार्ट करें तो इंटरफेयर विद इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म। अगर इसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ें तो इंटरफेयर, तो आपने ये लाइन लिख लेनी है, इंटरफेयर विद इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म। इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि ये बैक्टीरियोस्टैटिक हैं। मेटाबॉलिज्म बिलोंग टू बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होते हैं? जो बैक्टीरिया को किल नहीं करते लेकिन उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं या रोक देते हैं। तो सल्फोनामाइड किस क्लास से बिलोंग करता है? ये बैक्टीरियोस्टैटिक हैं। ये क्या है? स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ पैबा। दूसरा पॉइंट इनका ये क्या है? स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ पैबा। ये क्या है? पैबा के स्ट्रक्चरल एनालॉग हैं, यानी ये मिलते जुलते हैं पैबा के साथ स्ट्रक्चरली। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन देख लें तो इसको 5 क्लासों में, बाद बुक्स में 3 में, बाद में 5 में, तो हमने पांचों के हिसाब से ये जो क्लासेस हैं कि कौन सी क्लास है उसमें कौन कौन सी ड्रग आती है। ठीक है, तो ये 5 क्लासें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली क्लास है जी शॉर्ट एक्टिंग। ये यानी हम इसकी ना रेंज के ऊपर, कुछ होते हैं नैरो रेंज, कुछ होते हैं ब्रॉड रेंज। ठीक है, उन रेंज के हिसाब से इनकी क्लासेस हैं, तो ये क्लासेस हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है जी शॉर्ट एक्टिविटी। शॉर्ट एक्टिविटी ये एक क्लास है, इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद दूसरी है इंटरमीडिएट एक्टिविटी। दूसरी है जी इंटरमीडिएट एक्टिविटी। ठीक होगा जी। अब तीसरे नंबर पे आती है लॉन्ग एक्टिविटी। तीसरे नंबर पे कौन सी आती है? लॉन्ग एक्टिविटी। ठीक है जी। अब हम देखते हैं शॉर्ट एक्टिविटी में कौन कौन सी ड्रग हैं। तो पहली है जी सल्फा डाइअजाइन। कौन सी है जी शॉर्ट एक्टिविटी में? सल्फा डाइअजाइन। आपने इनके नाम याद कर लेने हैं। ठीक हो गया, डिफरेंट तरह से ये पढ़ सकते हैं आप। उसके बाद अगली है जी सल्फीसोक्साजोल। सल्फीसोक्साजोल ये ड्रग है जी, ये इसी क्लास से बिलोंग करती है। उसके बाद इंटरमीडिएट एक्टिविटी की जो ड्रग है उसका नाम है जी सल्फा मेथोक्साजोल। सल्फा मेथोक्साजोल। ठीक है जी। उसके बाद लॉन्ग एक्टिविटी है, उसकी ड्रग का नाम है जी सल्फाडोक्साइन। सल्फाडोक्साइन। ठीक होगा जी। उसके बाद इसकी और ड्रग है सल्फा मैथोपायराजाइन। सल्फा मैथोपायराजाइन। ठीक है जी। ये तो 3 क्लासें होगी। उसके बाद 2 क्लासें होती हैं, एक पुअरली एब्जॉर्ब्ड होती है और एक होती है टॉपिकल, तो उनको भी हम देख लेते हैं। ठीक है जी, ये आपने अच्छी तरह से लिख लेनी है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, अगली क्लास की तरफ हम, अगली 4th क्लास है उसकी तरफ मूव कर रहे हैं।
फोर्थ क्लास कौन सी है? पुअरली एब्जॉर्ब्ड। कौन सी है जी? पुअरली एब्जॉर्ब्ड। उसके बाद पांचवी है जी टॉपिकल। अच्छा जी, अब हम आते हैं इनकी तरफ। जो पुअरली एब्जॉर्ब्ड है वो ड्रग कौन सी होती है? उस ड्रग का नाम है जी सल्फासालाज़ाइन। सल्फा, एफ से लिख लें, सल्फा सालाज़ाइन। ये आपने इस तरह से इसको याद कर लेना है, इनके नाम। ठीक हो गया जी। उसके बाद जो टॉपिकल होती हैं उनमें से पहली है जी मैफिनाइड। टॉपिकल में है मैफिनाइड। ठीक हो गया जी। उसके बाद अगली ड्रग है जी सिल्वर सल्फा डाइजाइन। सिल्वर सल्फा डाइजाइन। ठीक है जी। ये क्या थी? क्लासिफिकेशन थी सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक की, तो 5 क्लासेस थी। ठीक होगा जी। अब हम इसका अगर एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम देखें तो ये एन एरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं उनके लिए ये फिजिबल नहीं होती। नॉट फिजिबल फॉर, नॉट गुड फॉर, ये सारी क्लास, ये 5, ये वाली क्लास नहीं, टोटल जो सारी सल्फोनामाइड है वो नॉट गुड होती हैं फॉर एन एरोबिक बैक्टीरिया। एन एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक हो गया। उनके लिए ये गुड नहीं होती पूरी क्लास सल्फोनामाइड की। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये क्या करते हैं? इनहिबिट मैनी ग्राम पॉजिटिव एंड फ्यू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं? इनहिबिट मतलब मैनी ग्राम पॉजिटिव, मैनी मतलब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ये पहले। बहुत से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उनको ये किल कर देती हैं, लेकिन फ्यू ग्राम नेगेटिव, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ग्राम नेगेटिव होते हैं और उनको ये क्या कर देती हैं? उनके ऊपर एक्ट करती हैं और उसके इन्फेक्शन को ये ख़त्म कर देती हैं। ठीक है। और किन किन बैक्टीरिया के ट्रीटमेंट के लिए ये यूज़ होते हैं वो अब देख लेते हैं। ठीक हो गया। ट्रीटमेंट यानी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, या ट्रीटमेंट आप कह लें इसको। कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जिनको ये ट्रीट करते हैं? बैक्टीरिया दैट आर ट्रीटेड, जो सल्फोनामाइड से ट्रीट किए जाते हैं वो बैक्टीरिया कौन कौन से हैं? तो वो बैक्टीरिया मैं आपको लिखवा रहा हूँ, आपने लिखना है। पहला है जी स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक हो गया जी। एच इन्फ्लुएंजा। ठीक है जी। उसके बाद अगला है जी नोकार्डिया। नोकार्डिया। ठीक है जी। नेक्स्ट है ई कोलाई यानी श्रीशिया कोलाई। ई कोलाई। ठीक हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट होता है सल्मोनेला। साल्मोनेला। ठीक हो गया। ये कुछ बैक्टीरिया हैं जिनके लिए, जिनको ट्रीट करने के लिए ये यूज़ होते हैं। उसके बाद कुछ जगह ऐसी होती हैं कि कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं कि जिनके लिए ये ड्रग हम यूज़ नहीं कर सकते। कौन कौन से? जैसा कि पस, ब्लड, टिश्यू ब्रेकडाउन, ये ऐसे कौन कौन से? पस, मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ। ठीक है जी, आपने ये साथ लिख लेना है कौन कौन से ऐसे हैं। पहला है जी पस, ब्लड और टिश्यू ब्रेकडाउन। इनके लिए ये वाली एंटीबायोटिक हम यूज़ नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते वो भी आपको बता देता हूँ। क्योंकि जो पस होता है, ब्लड होता है और जो टिश्यू ब्रेकडाउन होती है ना, उनमें पैबा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है उनमें? पैबा बहुत ज़्यादा अमाउंट में, यानी पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड पाया जाता है। तो जब पैबा ज़्यादा पाया जाता है तो वहाँ सल्फोनामाइड हम ड्रग की फॉर्म में देंगे। हम कितना के दे लेंगे? फॉर एग्जाम्पल हम 5 mg दे लेते हैं, 10 mg, 20 mg, 30 mg। तो लेकिन इसमें तो बहुत ज़्यादा पैबा पाया जाता है।
तो ये क्या करेगा, ये पैबा को मतलब जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर के तौर पे ये एक्ट नहीं कर सकेगा, क्योंकि सल्फोनामाइड की अमाउंट इनमें कम होती है, इनमें पैबा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसलिए ये पैबा जब बहुत ज़्यादा होगा तो फोलिक एसिड की सेंसेस होती रहेगी, तो ये फोलिक एसिड की सेंसेस को इन जगहों पे नहीं रोक सकते। तो इसलिए ये वाली जो ड्रग्स हैं सल्फोनामाइड, हम इन टिश्यूज़ ब्रेक डाउन जहाँ हुई हो, जहाँ ब्लड हो या पस हो, वहाँ हम इनको यूज़ नहीं करते। ठीक हो गया जी। ये तो थी कुछ चीज़ें जो हमने डिस्कस कर ली किसके बारे में, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। और एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स की कौन सी क्लास हमने पढ़ी, सल्फोनामाइड पढ़ी। ठीक हो गया जी। उसके बाद अगर मैं आपको इसका मोड ऑफ एक्शन लिख के दे देता हूँ, बता देता हूँ, आपने ये बना लेना डायग्राम। वैसे मैंने आपको ये समझा दिया है कि ये फोलिक एसिड की सिंथेसिस को रोकता है। क्या करता है ये, फोलिक एसिड की सिंथेसिस को रोकता है। ठीक है, वैसे मैं आपको ये इसकी डायग्राम भी बना के दे देता हूँ। तो पहले क्या होता है, प्टेरिडीन प्रिकर्सर, टेरिडीन प्रिकर्सर प्लस पैबा पैरामीनो, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ये डाई हाइड्रोफोलिक एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं ये, डाई हाइड्रोफोलिक एसिड। ठीक हो गया जी। और इस दौरान जो एंजाइम होता है वो क्या होता है, डाई हाइड्रोप्टेरियोएट सिंथेसेज। क्या होता है, डाई हाइड्रोप्टेरियोएट सिंथेसेज। ठीक है, और उस दौरान ग्लूमेट भी यूज़ होता है। तो ये कुछ एंजाइम्स आपने ऐसे लिख लेना है कि यहाँ एंजाइम्स भी ऐसे, क्योंकि ये हमारा मेन सिलेबस, तो मकसद समझना है मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। कुछ एंजाइम इस पे एक्ट करते हैं। उसके बाद ये जो डाई हाइड्रोफोलिक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाता है टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड में। किस में ये कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड में। ठीक होगा जी। और ये कैसे कन्वर्ट होता है, इसमें NADPH कन्वर्ट होता है NADP में, NADPH कन्वर्ट होता है NADP में। ये रिएक्शन इस तरह से आगे प्रोसीड करता है। ठीक है, उसके बाद जो टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड है वो फिर कन्वर्ट होता है अमीनो, वो फर्दर मिलके क्या बनाता है, अमीनो एसिड्स बनाता है कुछ। उसके बाद थाइमिडीन बनाता है, नाइट्रोजनस बेसेस वगैरह। ठीक हो गया। उसके अलावा ये प्योरीन भी बनाता है। ठीक हो गया। प्योरीन क्या है, नाइट्रोजनस बेसेस हैं, और ये यूज़ होती हैं किन में, बैक्टीरिया की फर्दर ग्रोथ में और सिंथेसिस में। लेकिन अब इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, सल्फोनामाइड क्या है, वो इस पैबा से मिलते जुलते हैं। क्या है, वो इस पैबा से मिलते जुलते हैं। वो क्या कर देते हैं, यहाँ आके अटैच हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वो अटैच सल्फोनामाइड, यानी सल्फोनामाइड ड्रग क्या होती है, वो आके इस जगह पे पैबा की जगह पे आके अटैच हो जाती है। जब वो अटैच हो जाएगी तो ये सारा प्रोसेस नहीं चलेगा। जब ये सारा प्रोसेस नहीं चलेगा तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा। जब बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा तो इन्फेक्शन क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। अब इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है, कुछ इसके एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं। यूरिनरी इरिटेशन कर देती है ये वाली ड्रग। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम देखें तो ये एल्बोमिनूरिया यानी ग्लोबल, मतलब हमने हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ा है, तो वहाँ उस फैक्टर में भी ये क्या कर देती है, उसको में भी क्या करती है, ये नुकसान पहुंचा सकती है। उसके अलावा ये फोटो सेंसिटिविटी, यानी आपको लाइट से इरिटेशन होने लग जाती है। अगर आप इस तरह की ड्रग यूज़ करते हैं तो ये फोटो सेंसिटिविटी भी काज कर सकती है। उसके बाद नोजिया, यानी आपको वोमिटिंग आना, मतलब वोमिटिंग ऐसे लगता है जैसे वोमिटिंग आना शुरू हो गई है। ठीक है। उसके बाद एब्डोमिनल पेन भी इस ड्रग के इस्तेमाल से हो जाती है। इसके यूजेस कहाँ हैं, यूजेस आपको मैं बता देता हूँ। ये कौन कौन सी डिजीज़ेज हैं उनके लिए ये इस्तेमाल होती है। UTI, ठीक हो गया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए ये वाली मेडिसिन यूज़ हो सकती है। उसके बाद मलेरिया के लिए भी ये वाली आप मेडिसिन यूज़ कर सकते हो। मलेरिया के लिए, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए ये वाली मेडिसिन यूज़ कर सकते हो। ठीक हो गया जी। और उसके अलावा और जितनी भी क्लासेस मैंने आपको डिस्कस की हैं बैक्टीरिया की, उनसे जो इन्फेक्शन काज होता है उनको किल करने के लिए भी आप सल्फोनामाइड को यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी। इट वाज ऑल अबाउट सल्फोनामाइड एंड क्यूनालोन।
नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह अगली ड्रग्स को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।